जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। सीटेट 2022, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे रिलेटेड। पहले उस पर हम चर्चा कर देना चाहते हैं और उसके बाद आज हमारे साथ आर.के. ओझा सर हैं, जो कि आपका स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के विशेषज्ञ टीचर हैं और इनका बहुत ही अच्छा पकड़ है और हजारों बच्चे सीटेट में इनके द्वारा पढ़ाए हुए अब तक सफल हुए हैं। पहले हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद इस पर चर्चा करें कि एग्जामिनेशन कब तक, उसके बाद तैयारी की रणनीति, क्वालिफिकेशन, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स और जॉब अपॉर्चुनिटी या सिक्योरिटी कितना इसका है। तो हम बारी बारी से पहले सर से चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के बाद सर स्पेशल पेडागोजी किस तरीके से पूछा जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और दूसरा कि सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी, जिसका कि वेटेज एक तरीके से हर सब्जेक्ट में 50% के अप्रॉक्स होता है। तो उसके बारे में भी जानना आपका बेहद ज़रूरी है और हमको लगता है कि सर का अगर ये बातें अगर आप अच्छे से सुन पाते हैं, लास्ट तक वीडियो देख पाते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही परेशानी आपकी कम हो जाएगी और जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत मदद आपको मिलेगी इससे। तो सबसे पहले तो सर से ये जानना चाहेंगे कि सर एग्जाम कब तक। धन्यवाद सर। जैसा कि एग्ज़ाम कब तक, तो एक तरीके से सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इसके संबंध में नोटिफिकेशन जैसा कि आया हुआ है कि एग्ज़ाम दिसंबर मिड तक होने की संभावना है। टेंटेटिव है और हो सकता है जैसे कि अभी फॉर्म अप्लाई का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं निकला हुआ है, तो उसके साथ एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया जाए कि जो प्रोबेबल है वो फिक्स कर दिया जाएगा कब से एग्जाम डेट स्टार्ट होगा। नोटिफिकेशन, हाँ, नोटिफिकेशन के अप्रॉक्स उसके बाद फर्स्ट वीक तक दे सकता है। हाँ, सितंबर फर्स्ट वीक तक इसकी संभावना है कि उम्मीद हम लोग जता सकते हैं। और फिर उसके बाद हम अगर कहेंगे तो ये मे भी दिसंबर मिड तक एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम का प्रोसेस स्टार्ट भी होता है तो नवंबर के लास्ट स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि संभावना है सीबीएसई के बोर्ड के नोटिफिकेशन से जैसा स्पष्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद में हम क्या कहते हैं जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम के जो भी एप्लीकेशन है अगर ऑनलाइन होता है तो विद इन टाइम से उसका तो एक निश्चित समय होता है, कोई ऐसा नहीं है। हमारा फोकस प्रिपरेशन पर होना चाहिए और अगर हम अपने प्रिपरेशन पर फोकस करते हैं तो एग्ज़ाम को तो होना ही है, निश्चित तौर पर होना है, ये कोई मैटर नहीं है। हम और जैसे तैयारी की रणनीति हम दूसरा लिखे हैं, तो उसके पहले हम क्वालिफिकेशन पे चर्चा कर लेना चाहते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है। हाँ, तो क्वालिफिकेशन में जैसे कि सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रायोरिटी होती है कि यू शुड बी अ ट्रेंड टीचर, जैसे कि आप डीएलएड हो या बीएड हो, है ना। तो डीएलएड और बीएड जैसे अगर कहते हैं 1 to 5, 6 to 8 दो सेक्शन होता है इसमें, तो 6 to 8 के लिए ट्रेंड और ग्रेजुएट होना चाहिए। और वैसे कैंडिडेट जो डीएलएड है और ग्रेजुएट है वो भी 6 to 8 के लिए आ सकते हैं, लेकिन 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए। और जो केवल इंटरमीडिएट है और डीएलएड है जो को 1 to 5 के लिए, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन में जो प्राइमरी होता है उसके लिए आ सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेंड होना चाहिए। आप ट्रेंड होंगे तो फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रेंड होने के बाद आपका ये कंडीशन लागू होता है कि सीटीईटी के लिए आप अप्लीकेबल हो सकते हैं। हालांकि अभी जैसा कि नोटिफिकेशन, एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिया है, प्रशिक्षण के लिए एडमिशन ले लिया है, कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो वो भी अब एलिजिबल हो जाएंगे कि सीटीईटी में बैठ सकते हैं। यानी कि बोर्ड का कहना है सर कि पहले आप सीटीईटी कर लीजिए, उसके बाद में ट्रेंड होते रहिएगा, है ना। अब देखते हैं कि इस तरह के अगर नोटिफिकेशन आया हुआ तो उस पर अपना डिपार्टमेंट या फिर एससीईआरटी एनसीईआरटी लेवल से कितना इस पर अमल किया जा रहा है। आपका कहने का मतलब है कि जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं, हाँ, ले चुके हैं, सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। जी, एडमिशन ले लिया है आपने, आपका अपीयरिंग से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, अपीयरिंग से हमारा मतलब नहीं है। अपीयरिंग तो जैसे कि फाइनल ईयर जो एग्जामिनेशन होता है उसके फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसको हम अपीयरिंग बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अपीयरिंग मतलब आपने कॉलेज में अपीयर हो लिया, एडमिशन ले लिया, तब इस तरह से हो सकता है कि आप सीटीईटी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है कि तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करें तो बेहतर होगा। अब देखिए, रणनीति से संबंधित बहुत बार हम कर चुके हैं और अभी भी हम कर रहे हैं कि रणनीति जिसकी जितनी कुशलतापूर्वक होगी और जो जितना कौशलपूर्ण होगा, अपनी रणनीति में स्किलफुल होगा, उसके लिए सफलता उतनी ही आसान होगी, है ना। किसी भी चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर खिलाड़ी हो, अपनी रणनीति के बदौलत वो सफल और असफल होता है।
तो रणनीति में हमेशा हम कहते हैं कि जैसे कि आपका कहा जाता है कि आपका पैटर्न और आपका सिलेबस, दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने पैटर्न की पहचान करते हैं और आप अपने सिलेबस की पहचान करते हैं, तो तीसरा उसमें आता जाता है कंटेंट्स, यानी टॉपिक क्या क्या होते हैं। तो ये तीन बातों पर हमेशा, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि प्रीवियस का जो पहले कैंडिडेट हैं जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर गोइंग टू अटेंड द एग्जामिनेशन, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बाजार से जो उपलब्ध प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पहले हुआ है या अभी ऑनलाइन हुआ है, जो मेमोरी बेस्ड जो लोग बुक पब्लिश किया है, प्रीवियस क्वेश्चन का स्टडी कीजिए और प्रीवियस पैटर्न के आधार पर आपके पूरे कंटेंट्स को समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपका तो सेक्शन 5 सेक्शन होता है दोनों में, अगर ऑप्शनल को हम जोड़ लेते हैं तो 150 जो 150 नंबर होता है, तो 150 में चूंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो फिर भी आपको स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए जो 1 to 5 होता है वो कंपलसरी होता है, उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, और 6 to 8 में आपका जो लास्ट होता है ऑप्शनल होता है। लेकिन देखिएगा 1 to 5 में 2-3 सेक्शन है, लैंग्वेज और पेडागोगी जो होता है ना, वो 3 पेपर यानी 3 सेक्शन फिर 6 to 8 में वही सेम होता है, यानी कॉमन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम आपका 60% से अबव तो प्रिपरेशन 1 to 5 में ही हो जाता है। अब अगर आप अपने कंटेंट्स में टॉपिक की पहचान करते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि पेडागोगी के बारे में बताएंगे, तो हम पेडागोगी को, चूंकि हमारा सीडीपी पेडागोगी जो चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट होता है हमारा सब्जेक्ट है जिसमें मैं बताता हूं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन क्वेश्चन में डोमिनेट करता है ना। जैसे कि अगर कहेंगे पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की का जो 5वां चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उनके विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है। अगर हम कहेंगे कि पेडागोगी सीडीपी 30 नंबर में 15 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, 5 नंबर अगर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी होता है, मेथड ऑफ टीचिंग 10 नंबर का होता है, तो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की हमेशा 5 से 7 नंबर डोमिनेट करता है ना। और बाकी सब चैप्टर के बारे में दिखाएंगे, जिसे पहला चैप्टर है उससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बाकी क्वेश्चन जो होता है ना, हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थोड़ा सा हम कहते हैं कि आपके जो चैप्टर है उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि कंसेप्ट पर फोकस कीजिए। अगर हम कहते हैं विकास की अवधारणा तो उसको आप समझिए, अगर हम अनुवंशिकता कहते हैं तो उसको समझिए। चैप्टर वाइज किसी दिन हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि कौन से कंसेप्ट पर किस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है, और अभी जो कथन और कारण से क्वेश्चन आ रहा है उसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहली बार हम कहेंगे कि प्रीवियस का स्टडी आप जरूर कीजिए, अपने सिलेबस का एक बार अध्ययन कर लीजिए कि आपके लिए 1 to 5 और 6 to 8 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपने या तो ऑप्शनल भी लिया है, तो कौन सा ऑप्शनल है, ऑप्शन से कंटेंट्स किस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर बुक्स के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो जैसे एनसीईआरटी का बुक है जी, तो मेरे ख्याल से वो सफिशिएंट होगा बच्चों के लिए, उसी बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी लेवल जो है, हम अगर कहेंगे कि 8 क्लास तक या हम अगर मैट्रिक लेवल तक 10वीं क्लास तक के बच्चों को का जो बुक होता है उस लेवल पर अगर कहते हैं तो ऑप्शनल के लिए भी वो बहुत अच्छी है, और उसका जो पैटर्न होता है उसी से संबंधित होता है। सीडीपी पेडागोगी में तो अगर आप डीएलएड और बीएड में जो भी आप पढ़े हुए हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है ना उसको फॉलो नहीं करते, केवल अगर क्वालिफाई कर गए तो फिर उसके बाद में उसका स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन पूरा अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा जाए तो उन्हीं से ही पूछा जाता है। उनके प्रशिक्षण के दौरान जो भी कंसेप्ट उनको पढ़ना था और जो पढ़ लिया है उसको अगर रिवीजन में लाते हैं तो वो बेहतर होता है। और जो बुक हमारे बाजार में अवेलेबल है उसमें कुछ टेक्स्ट बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारे जो पब्लिकेशन के जो हमारे संस्था के जो किताबें हैं वो तो वन ऑफ द बेस्ट हैं। वो एक्सपर्ट के द्वारा पूरी तरह से एनालिसिस करके क्वेश्चन को डाला गया है, और इस रिगार्डिंग हमारा एक बुक उसमें हमने देखा था जो उसमें सीटीईटी के रिगार्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन बहुत अच्छा और अच्छी तरीके से एनालिसिस प्रस्तुत किया गया है, उसका भी आप स्टडी कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। सर एक चीज़ और पूछ रहे हैं कि जैसे कि 1 to 5 की अगर हम बात करें तो मैथ है और ईवीएस है जी, तो मैथ में भी 50% पेडागोजी से रिलेटेड है जी जी सब्जेक्ट से जी 30 में से 15 मार्क्स इधर का 15 मार्क्स उधर जी, का, उसी जी। तरीके से ईवीएस में जी। तो हम इस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि मैथमेटिक्स हो चाहे ईवीएस हो, कंटेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट हमारा डिस्क्वालीफाई कहाँ करता है तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में करता है,
और थ्योरेटिकल कंसेप्ट कहाँ होता है? पेडागोगी में होता है। अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो हमारे मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं ना, मैथमेटिक्स उनका अच्छा होता है। और ख़ास करके हम अपने हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बिहार और उत्तर प्रदेश और इस सराउंडिंग जो झारखंड है, इस सराउंडिंग से अगर बच्चों की बात करें तो मैथमेटिक्स में CTET लेवल से वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उनकी गाड़ी कहाँ फंसती है? वो पेडागोगी में जाते हैं। जब पेडागोगी में जाते हैं तो मैथ से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स होते हैं पेडागोगी के, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट को नहीं पहचानते, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग होने लगता है। तो थोड़ा सा हम आपको सलाह देंगे कि आपका मैथमेटिक्स ठीक है तो थोड़ा सा पेडागोगी पर फोकस किया कीजिए। EVS में जो प्राइमरी लेवल से जो होता है, हमारी सराउंडिंग से रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है वही पूछा जाता है, और प्राइमरी लेवल पर जो कंटेंट्स है वही पूछा जाता है। लेकिन जब हम अगर कहते हैं बात कि NCF में EVS से रिगार्डिंग क्या कंसेप्ट है, EVS को प्राइमरी लेवल पर क्यों शामिल किया गया है, इससे जुड़ी हुई जो कंसेप्ट है वो उस पर क्वेश्चन आता है तो विद्यार्थी के लिए पजल होता है। तो हम फोकस करेंगे कि आपका जो पेडागोगी है वो आपकी सफलता के लिए वो बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करता है, उसको इग्नोर नहीं करना है। हाँ, आप कहिएगा कि वो थ्योरेटिकल है, वो सैद्धांतिक बातें हैं, समझ में नहीं आती है, कुछ उसमें इजी होता है और कुछ डिफिकल्ट होता है, तो अगेन एंड अगेन अगर हम ट्राई करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे क्लास आप अटेंड करते हैं, अगर ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके बारे में भी हमारे एक्सपर्ट हैं, चर्चा करते हैं, और फिर उसके बाद हमारी जो बुक है उसका भी स्टडी कर सकते हैं। क्लास के बारे में थोड़ा सा हम इस पर रोक करके बता देना चाहते हैं कि जैसे कि अभी ऑफलाइन में तो अभी जस्ट अपना बैच स्टार्ट हुआ है पटना हमारे सेंटर पर। इसके बाद ऑनलाइन में जो दूर दराज के बच्चे हैं जो पटना तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए एक मिनिमम फी में ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें 1 to 5 का 699 यानी 699 रुपये पाँचों पेपर मिला करके, और सिर्फ 6 to 8 अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 to 5 का 599 और 6 to 8 का 699, और 1 to 5 और 6 to 8 अगर दोनों करना चाहते हैं तो 999 रुपये में दोनों पेपर है। 1 to 5 का सारा सब्जेक्ट और 6 to 8 में 3 पेपर आपका कॉमन हो जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए पेपर्स हैं वो सारा कुछ मिला करके 999 में ओवरऑल होगा। और इसके लिए आप द प्लेटफॉर्म ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और वहाँ पर सीटेट वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि इसके आगे सर एक बार चूँकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी स्पेशलिस्ट हैं तो उसके बारे में एक बार सर आपको डिटेल से बता दें कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और क्लास में किस तरह से सर पढ़ाई कराते हैं। तो यही चीज़ हम चाहते हैं सर, इसको बता करके वीडियो को एंड किया जाए। ठीक है। तो अगर जो भी हम कहते हैं अगर CDP पेडागोगी की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट वे में थोड़ा सा अगर हम पेडागोगी के बारे में कहेंगे, यानी कि जो सब अभी हमने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके लिए डिसाइसिव रोल प्ले करता है ना, हर सेक्शन में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। अगर हम इसका रोल के बारे में कहेंगे तो करीब करीब ये 90 यानी 60% अगर आपका ये रोल प्ले करता है। 60% अगर आपको क्वालिफाई करना है तो 60% स्कोर करना है, और 60% यानी 90। तो हर सेक्शन में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, सब में आप देखते हैं कि ये 30 होता है ना, यानी 150 है ना। यहाँ पर 150 में सब में इसका 15 नंबर का कंट्रीब्यूशन होता है, ये 90 नंबर आता है ना। अगर हम 150 में 90 स्कोर करते हैं तो हम एब्सोल्युटली क्वालिफाई कर जाएंगे, और 150 का 90 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम इजी वे में इसको सिक्योर कर सकते हैं। कैसे? हम अगर पेडागोगियल मैटर को फोकस करते हैं, खास करके CDP पेडागोगी जो 30 मार्क्स का होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। हम तो पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि इसके अंतर्गत सबसे पहला होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है।
दूसरा होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, और तीसरा होता है मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग। पहला है यानी कि बाल विकास, बाल विकास। दूसरा है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। और तीसरा है शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र। अब हम अगर यहां पर कहते हैं तो इससे आपका 15 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर और यहाँ पर 10 नंबर, इस तरह से 30 नंबर का ये पेपर हो जाता है। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि पेडागॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, ये इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा भी अगर कहेंगे इसके सिद्धांत, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इससे एक दो नंबर पूछे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिसाइसिव सेक्शन होता है वो जीन पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की, इस पर हम आने वाले समय में अलग अलग, जैसे पियाजे से, वाइगोस्की से या जीन पियाजे से, उनके सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है। हम आपको क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में, जैसा कि पहले मैंने कहा ना कि आप प्रीवियस का स्टडी कीजिए तो आप समझ जाएंगे। फिर हमारे क्लास में या फिर हमारे द्वारा जो ऑनलाइन वीडियो हम जारी करेंगे, उस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ लिया उसको समझना कैसे है। हम जैसे क्वेश्चन के पैटर्न को अगर आप कहते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि आप जैसे कि क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में, अगर मान लें कि बाल विकास की बात हम करते हैं तो पूछा जाता है कि इनमें से बाल विकास का कौन सा एक सिद्धांत है, इनमें बाल विकास का कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन सा गलत है, गलत और सही है। अब एक नया पैटर्न आता है कि इनमें कौन सा गलत नहीं है और सही नहीं है। और तो अब भी जाइएगा, कहिएगा कि अगर देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस का, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कथन और कारण करके आते हैं। पहली बार इस तरह का पैटर्न अगर लागू किया गया है और एग्जामिनेशन में दिया जाए तो हमारे स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि ये सर इस तरह क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आ रहा है। यानी कथन और कारण से होना, कथन और कारण यानी कि लॉजिकल और एनालिटिकल उसमें समाहित किया जाता है। तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आजकल उससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन, और ध्यान रखिएगा कुछ जैसे कि नेप से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग जो इंफॉर्मेशनल जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कंसेप्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी, एससीईआरटी या फिर हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उनसे संबंधित उनके और जो फैक्टर होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अगर कहते हैं कि हमारे इंक्लूसिव में, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट में और बाकी सब में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम समाहित करें और कैसे, तो एज ए होल हम इसको फोकस करके ज़्यादा इसको डेवलप कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उस पैटर्न में कंटेंट, सिलेबस और जो भी, बिल्कुल एक ही शब्दों में हम कहेंगे कि प्रीवियस, यानी आपको प्रीवियस का स्टडी करना है और प्रीवियस के सॉल्यूशन और प्रीवियस के आप स्टडी करते हैं तो आप अपने पैटर्न के करीब होते हैं। और फिर उसके बाद में आप लाइव या फिर ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं और उसमें आपको मदद मिल सकती है। पहली ही बार में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, लेकिन अगर पैटर्न को नहीं जानते हैं, राइट डायरेक्शन में अगर आपकी गाड़ी नहीं जा रही है तो गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे। गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपको राइट डायरेक्शन में तो चलना ही होगा। तो इस तरीके से आज इतना ही, और आगे फिर हम एक वीडियो लेकर के चैप्टर वाइज एक प्लान किए हुए कि चैप्टर वाइज वीडियो लेकर के आएंगे और इसको कैसे हम किस तरह से स्टडी करेंगे। किसी एक चैप्टर में उसका कंसेप्ट होता है, उसके फिर एनालिसिस होता है, उस पर बेस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। हर एक चैप्टर में आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को फॉलो कीजिए और स्टडी के दौरान उसको टिक आउट कीजिए और नोट कीजिए जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है। और प्रत्येक चैप्टर में मैं कहता हूँ कि द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू बी रिमेंबर्ड ऑलवेज, ऐसा करके कुछ अपना एक लिस्ट बनाइए और फिर उसके बाद में प्रीवियस को बनाइए और लास्ट में कोई सॉल्यूशन आप क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन में फिर उसके बाद में जाते हैं। तो ऐसे करके हमारी एक रणनीति है, चैप्टर वाइज हम ऐसे आएंगे और फिर आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और आपके काउंसलिंग और आपके और फिर परामर्श, निर्देशन और मार्गदर्शन का हम काम करेंगे। आज बस इतना ही।
बाकी सबके लिए जय हिंद।